हाँ, तो हमने ये प्रीवियस ईयर में मतलब लास्ट एक पार्ट में 91 से लेके 120 तक डिस्कस कर लिए थे। अब उसके बाद 121 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, होपफुली सबको दिखाई दे रहा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन वोकर प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग C2H4 टू CH3CHO। अब देखो ये वोकर प्रोसेस क्या होती है कि आपका जो एल्कीन है उसको कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप में बनाने की प्रोसेस है। तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो एक हमारे पास बेसिकली PDCl42 माइनस है, और साथ में CuCl2 एक को कैटलिस्ट यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर अपने मास्टर डिग्री में। तो यहाँ पर PDCl2 ऑप्शन दिया हुआ है, +2 में तो PD की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 121 के लिए 3। 122 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट फॉर I3 माइनस आयन यूजिंग VSEPR थ्योरी। तो अगर VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें ना, तो हमारा जो I3 माइनस का शेप बनेगा ना कुछ ऐसा बनेगा। आयोडीन एक सेंट्रल एटम हो जाएगा, एक आयोडीन यहाँ लगेगा, एक आयोडीन यहाँ लगेगा, और एक आपका लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक आपका लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक आपका लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारा I3 माइनस का शेप बन जाएगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? अब इसके बेसिस पर आपको इनकोरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन I2 इज डिजोल्व्ड इन Ki। हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि I2 जब I माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे ही फिर आपका I3 माइनस बन जाएगा, ये तो ठीक स्टेटमेंट है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू BrICl माइनस, ये भी ठीक है क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर ही है BrCl ICl माइनस का। सेंट्रल एटम आयोडीन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो सेंट्रल एटम आयोडीन में 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, 4 तो नहीं है, हमने स्ट्रक्चर बनाया कितने मिले हमें 1 2 और 3, हमें 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर मिल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई रोंग, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है रोंग। I3 माइनस आयन लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, ये भी ठीक है क्योंकि अगर लीनियरिटी आ रही है तो उससे बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री आएगा ही आएगा। तो 122 के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया 3, जो हमें इनकोरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। उसके बाद 123, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आइसोमेरिक विद डाई इथाइल ईथर। तो हमारा डाई इथाइल ईथर के साथ कौन आइसोमर नहीं बना रहा। डाई इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर देख लो पहले, तो क्या होता है CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है नहीं है, ये हो गया डाइथाइल ईथर आपका। ब्यूटेन 1 ओल देखो, अब ब्यूटेन 1 ओल में CH3 CH2 CH2 और CH2OH, ये ब्यूटेन 1 ओल हो गया। तो कार्बन काउंट कर लो पहले, तो आइसोमर्स में तो यही करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और जितने भी एटम्स काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4, तो C4 है, 3 और 3 6 2 8 तो 10, C4H10 और ऑक्सीजन है आपका। ठीक है, C4H10 ऑक्सीजन। तो इस केस में हमारा 1 2 3 4, तो C4 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, और साथ में ऑक्सीजन भी है। तो हाँ ये तो आइसोमर है आपका। 2 ब्यूटेनोन में देखो, अगर 2 ब्यूटेनोन में आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बनेगा 2 ब्यूटेनोन का। 3 2 5 और 3 8, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पा रहे, तो जो आइसोमर है वो 2 ब्यूटेनोन डाइथाइल ईथर का आइसोमर नहीं है। तो आपका 123 के लिए आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद है 124 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपका वहां होता है जहां पर हमारा जो है वो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे होंगे, तो उसकी वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वही होगा जहां डिप्रेशन ज़्यादा होगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वहां पर ज़्यादा होगा जहां नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे। सुक्रोज तो डिसोसिएट हो नहीं सकता, NaCl में नंबर ऑफ आयंस Na+ और Cl- एक्वस सोल्यूशन में 2 आयंस देगा। ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं हो सकता, और BaCl2 के 3 आयंस मिलेंगे, एक तो बेरियम 2+ का और 2 Cl- आयंस। तो आपके पास सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में हुआ 4th में,
तो फिर डिप्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो लोएस्ट फिर फ्रीजिंग पॉइंट से आपका उतना ही आपका नेगेटिव में चला जाएगा। 124 के लिए आपका क्या आ गया, 4 आ गया, 124 के लिए 4। 125, तो 125 हमारा क्या है, एन हेक्सेन अंडर प्रेशर पास्ड ओवर क्रोमिक ऑक्साइड carried on a alumina support and heated at 480 and 550 डिग्री सेल्सियस गिव्स कंपाउंड। तो ये कुछ नहीं है, बेसिकली जो एन हेक्सेन है ना आपका, इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ये हेक्सेन आ गया आपका, मतलब एन हेक्सेन है तो लीनियर फॉर्म में ले लो, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6। इस पर जब हमने अगर Cr2O3 ओवर एल्यूमिना वगैरह डाला तो इससे हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है हमें। तो हमारे पास जो 125 है उसका क्या आंसर हो जाएगा, 3। तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, 125 के लिए 3। 126, द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑक्सीडाइजिंग पावर किस ऑर्डर के अंदर डिक्रीज होती हैं। तो जो आपके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन है, F2 है आपका। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग F2 का सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो F2Cl2 Br2 I2, ये हमारी ऑक्सीडाइजिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, 126 का 2। 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट फॉर इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम देखें तो इन द फर्स्ट स्टेप एल्काइल हैलाइड डिसोसिएट टू फॉर्म कार्बोकैटायन, ये बात ठीक है क्योंकि इवन है ना, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। इवन में और SN1 में दोनों में कैटायन बनता है पहले स्टेप में एल्काइल हैलाइड के डिसोसिएट होने के बाद। इन द सेकंड स्टेप द बेस फॉर्म्स द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। हाँ, इवन है तो एलिमिनेशन बेस के थ्रू ही होगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ए प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कार्बन दैट इज एडजेसेंट टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये भी ठीक है क्योंकि तभी एल्कीन बनेगा जब एडजेसेंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, फिर वो एल्कीन बनाएगा और कैटायन की को फुलफिल कर देगा, उसका चार्ज खत्म कर देगा। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो इवन रिएक्शन है, इवन एलिमिनेशन, वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गई, दैट इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में जो आपका रेट डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर A2 एलिमिनेशन होता तो फिर एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन भी और बेस की कंसंट्रेशन भी, वो दोनों पर आपका डिपेंड कर रहा होता जो आपका रेट है, लेकिन अभी वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है रेट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 4th। ठीक है, तो 127 के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज 4। उसके बाद नेक्स्ट है 128। अब 128 में क्या है कि AiHiBu2, इसको हम बोलते हैं डाई H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज डाइबेल H। तो डाइबेल H में क्या होगा, डाइबेल H में जो ये आपका CN है या फिर और कोई भी ग्रुप है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी पूरे ग्रुप पर कोई भी चेंजेस आपके नहीं आएंगे। जैसे डबल बॉन्ड है एज इट इज रहेगा, जो CN है वो बस CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ देखो जो आपका ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर और CN को CHO बना दिया तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। इस पहले वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया या यहाँ फिर अमीन बना दिया, ये भी गलत है, एसिड बना दिया, ये भी गलत है। तो CN को CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर दो और बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज रखो। ये तो 2-3 बार एस्टेट के अंदर रिपीट हो चुका है तो इंपॉर्टेंट है, आपको आगे के लिए भी ध्यान रखना है। तो 128 के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड 2। उसके बाद आता है आपका 129, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा बेसिकली इन्होंने मतलब एज सच मेंशन नहीं किया। सो आपका OR का लोन पेयर प्लस आई इफेक्ट हो सकता है, OH से भी प्लस आई हो सकता है, O- से भी प्लस आई हो सकता है। ठीक है, तो BCD रह सकते हैं। BCD का कॉम्बिनेशन कहीं पर भी सही तरीके से दिया नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को एचटेट ने ड्रॉप कर दिया था। इसका मार्क्स सभी को ग्रेस मार्क्स मिला था तो इसको आप अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, ये इसका मार्क्स +1 हो गया था सभी के लिए। इसका कोई भी आंसर एचटेट ने सही नहीं माना क्योंकि इसमें फिर वही ओनली प्लस आई लगेगा या उसके साथ +M लगेगा, काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जब डीप लेवल पर सोचोगे तो फिर ऑप्शन कॉम्बिनेशन कहीं पर भी सेट नहीं हुआ था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट कलर्ड, कोई भी मेटल आयन आपका कलर्ड नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे मेटल आयंस जिसमें या तो D0 हो, जहां डी में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर डी पूरा भरा हुआ हो, वो सब क्या होते हैं आपके कलरलेस होते हैं। ये आप अगर एनसीईआरटी के अंदर भी देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा टेबल की फॉर्म में। D0 और D10 दोनों ही क्या है, कलरलेस हमारे हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम +3 में देखो तो D2 यानी डी में 2 इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो स्कैंडियम में हमारे पास आपका D2 और फिर एक निकाल दोगे तो यहाँ D1 बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन से ट्रांजिशन होगी T2G और EG के बीच में, और ट्रांजिशंस होंगी तो फिर कलर आएगा। स्कैंडियम, स्कैंडियम के पास एक था लेकिन +3 होने के बाद 0 बच गए यहाँ पे, तो डी में कितने हैं, D0 हैं। और कॉपर +2 हमारा क्या है, D9 है, तो यहाँ तो 9 होंगे आपके। तो इसके अकॉर्डिंग जो 130 के लिए हमारा थर्ड आंसर सही आ जाएगा कि स्कैंडियम +3 में डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके हिसाब से ये हमारा क्या है, कलरलेस है, कलर्ड नहीं है। 130 के लिए 3 आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद 131 के लिए भी क्या है कि CH3 CH2 CH2OH, Al2O3 क्या करता है, Al2O3 जनरली एलिमिनेशन करता है OH ग्रुप का, तो एलिमिनेशन करके एल्कीन बना देगा ये। CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 टर्मिनल एल्कीन बन जाएगा। उसके बाद जब आप Br2 ऐड करोगे तो Br2 ऐड करने से CH3 CH2 CH मतलब Br एल्कीन है, तो वो आपके पास डाइब्रोमो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब डाइब्रोमो कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद फिर आपने KOH और इथेनॉल डाल दिया, तो इससे आपका इथोक्साइड बेस बन जाता है C2H5O-। तो अब इथोक्साइड बेस बनेगा तो हमारे पास बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा। अब बेस प्रोटॉन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से भी निकाल सकता है, लेस से भी, तो मतलब मान लो यहां से निकाल दिया तो एक ये ऑप्शन बन जाएगा प्रोडक्ट का। इस साइड से बेस निकालेगा तो ये निकल सकता है। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस बन सकते थे, मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट बन सकते थे। इसीलिए क्या हुआ कि एचटेट ने इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया था। देखो मतलब यहाँ से, और ब्रोमीन साथ में रहेगा ही रहेगा, तो 1 ब्रोमो ब्यूटीन इसका ज्यादा सही आंसर होता। अगर फिर भी मान लो चारों में से देखना होता है तो 1 ब्रोमो ब्यूटीन मतलब एक एल्कीन बन गया, और 2 वाला मान लो आपने निकाल दिया तो एक ब्रोमो तो फिर भी बचेगा ना आपका। तो 1 ब्यूटीन नहीं बचा क्योंकि 2 ब्रोमीन में से KOH एक को ही निकाल पाएगा। इससे नेक्स्ट को आपको निकालना है तो आपको अमाइड चाहिएगा, NaNH2 चाहिएगा, सोडियम अमाइड, जो कि फिर एल्कीन को एल्काइन में कन्वर्ट करता है। प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, तो वो तो नहीं होगा। तो इसलिए इनमें चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इस क्वेश्चन को भी एस्टेट ने ड्रॉप करके 1 मार्क्स की ग्रेस सबको दे दी थी, क्योंकि इसमें चारों में कोई ऑप्शन सही नहीं है। 1 ब्रोमो ब्यूटीन बनना चाहिए, मतलब अगर एज सच देखोगे तो 1 ब्रोमो ब्यूटीन, एक एल्कीन बनने के बाद 4 कार्बन हैं और एक ब्रोमीन रहेगा। हाँ, 1 ब्रोमो ब्यूटीन मुझे लग रहा है, तो वो जो कि चारों ऑप्शन में से कहीं भी नहीं है, तो इसको फिर हटा दिया था मार्किंग से। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग explains the fact that orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol। तो इसके पीछे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो आपके पास ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बिकॉज उसकी फिर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाती, तो वो अकेला रह जाता है, और फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि ओवरऑल मॉलिकुलर वेट भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग या उसने एक क्लस्टर नहीं बनाया मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका आंसर 132 के लिए आपका 2 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 133, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज। सो अब ये एक बात देखो कि सल्फर और फॉस्फोरस में मतलब बेसिकली जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी को ज़्यादा बोलते हैं एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नाइट्रोजन में ज़्यादा होती है। तो इसीलिए फिर सल्फर की तो मतलब आपकी ज़्यादा नहीं हो सकती, सल्फर की कम है, फॉस्फोरस की ज़्यादा है, ये बात ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में फिर हमारे पास जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी मैग्नीशियम की ज़्यादा कैसे हो गई, क्योंकि मैग्नीशियम से तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ये ऑप्शन सेकंड वाला है आपका, इसमें फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा दे रखी है, फिर सल्फर, क्योंकि फॉस्फोरस हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन, और मेटल्स की तो सबसे कम होगी ना, तो मेटल्स की सबसे कम
आपको कहाँ दिखाई दे रही है? मेटल्स की जो है वो सबसे कम हमें आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रही है, एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 133 के लिए आपका 2 आ गया, 133 के लिए सेकंड। हाँ, आपको सब सुनाई दे रहा है ना आवाज? एक बार मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम शेप एंड बॉन्ड ऑर्डर? अब भाई शेप भी सेम होनी चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो देखो, ओजोन हमारा एक बेंट शेप के अंदर होता है, कुछ इस तरह से, लोन पेयर वगैरह एडजस्ट कर लेगी। और NO2 में भी कुछ इस तरह से हमारा होता है, NO2 माइनस। तो दोनों में बेंट शेप है और बॉन्ड ऑर्डर भी 1.5 है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, तो ऑर्डर 1.5 बन जाएगा रेजोनेंस के बाद। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 1। दोनों में बेंट शेप है, इसमें बेंट है, इसमें लीनियर है, ये नहीं होगा। इसमें लीनियर है, इसमें बेंट है, ये भी शेप सेम नहीं होगी। इसमें लीनियर है, इसमें बेंट है, ये भी सेम नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका एक ही आ रहा है, 134 के लिए एक। उसके बाद 135, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइगेंड्स कैन ब्रिंग अबाउट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ए ट्रांजिशन मेटल? तो हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ जाएगी? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है वो अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट उसी में आएगी जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच सकता है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींच सकता है? F-। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मेटल पर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट कर देगा। तो 135 के लिए आंसर क्या आ रहा है आपका? एक आ रहा है। 136, द CFSC ऑफ D6 कॉन्फ़िगरेशन विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब देखो, T2G और EG में आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो 1 2 3, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नीचे ही इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे 6 D6 में। तो 0.4 1 के लिए, 6 के लिए आपका कितना आ जाएगा? -2.4 डेल ओ। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया, 136 के लिए 2। अब ये भी देख लिया करो कि ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर वो डेल टी और डेल ओ की वैल्यूज चेंज हो जाती है, बट इतना कॉम्प्लेक्स करके आपको देगा नहीं। तो 136 के लिए हमारा आंसर 2 आ रहा है। उसके बाद 137, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 87 बिलोंग्स टू विच ऑफ द पीरियडिक टेबल? अब आप बस ये देख लो कि जो ग्रुप 18 है ना, उनके एटॉमिक नंबर क्या क्या है? 2 8 18 36 86। तो 86 के बाद फिर आपको उससे एक इजीनेस ये हो जाएगी कि उससे नेक्स्ट फिर आप काउंटिंग करना इजी स्टार्ट कर दोगे। जैसे 86 तक आपका नोबल गैस में आता है, तो 87 फिर एस ब्लॉक से स्टार्ट हो गया आपका, क्योंकि 18 के बाद फिर एस ब्लॉक से स्टार्ट होता है ना। तो 137 के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए, दैट इज एस ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद है आपका 138, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल वेपर पास्ड ओवर, हाँ जी नमस्ते जी, पास्ड ओवर वेपर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव एल्डिहाइड कीटोन? यानी कि ये बोल रहा है ऐसा कौन सा एल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नॉट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है या नहीं है? तो टर्सरी एल्कोहल जो होगा ना, उसका ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। जैसे ये वाला है OH आपका, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है। तो टर्सरी अल्कोहल की जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे पास, आपके पास जो हो है वो, कि आपका इसमें ऑक्सीडेशन हो जाए। बाकी ये देखो, सेकेंडरी अल्कोहल है, उसके बाद यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं, उनमें से 3 डिग्री अल्कोहल जो कि आपका टर्सरी अल्कोहल होता है, उसके ऑक्सीडेशन करवा के कहाँ जाओगे? क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है उसके पास निकालने के लिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो 38 के लिए एक आंसर आ जाएगा। 139, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट? तो +4 में सबसे स्टेबल कौन बनाता है? सीरियम बनाता है, सीरियम+4। सीरियम+4 आपने देखा भी होगा, क्योंकि सीरियम+4 में F में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, तो स्टेबिलिटी अपने आप आ जाती है। तो 139 के लिए क्या आंसर आ गया आपका? 4 आ गया। उसके बाद 140, व्हेन ब्यूट 2 आइन इज पास्ड थ्रू हीटेड टेस्ट ट्यूब द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज? तो IUPAC नेम क्या होगा आपके कंपाउंड का? तो इस केस में क्या है कि देखो ध्यान से, ब्यूट 2 आइन है आपका। अब मान लो कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस पर एक मिथाइल है, इस पर एक मिथाइल है। ऐसे ऐसे 3 ब्यूट 2 आइन है जिनको आप हीट करोगे, तो उससे क्या होता है कि ये जो बीच वाले कार्बन है ना, ये तो बेंजीन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और एक, मतलब कुछ इस तरह से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर एक कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, 3 कार्बन पे 6 मिथाइल हो गए।
तो एक एक मिथाइल ग्रुप आपका बाहर रह जाएगा हर किसी में, ठीक है। तो ये आपके पास बाहर रह गया इस तरह से कुछ। तो यहां से क्या बना हमारा, यहां से हमारे पास बना हेक्सामिथाइल बेंजीन, ठीक है। नहीं बेंजीन भी बना बट साथ में हेक्सामिथाइल भी है। तो आप गलती में जल्दी जल्दी में क्या कर देते हो, सिर्फ बेंजीन टिक कर देते हो। नंबर ऑफ कार्बन भी काउंट करो, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन भी काउंट करो, उससे क्लियर हो जाएगा आपका। 140 के लिए आपका क्या आ गया, 3 आ गया। 141 KH वैल्यू for O2 increases with increase of temperature, then its solubility will with decrease of temperature will। KH वैल्यू जो O2 है की है वो इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, तो उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल, समझा नहीं मैं, एक बार दोबारा देखते हैं इसको। KH वैल्यू फॉर O2 इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH वैल्यू O2 के लिए बढ़ रही है। अच्छा, तो उससे सोल्यूबिलिटी, देन इट्स सोल्यूबिलिटी विल विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल, मतलब अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो सोल्यूबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, हेनरीज लॉ है, हेनरी लॉ में आप टेम्परेचर को घटाते हो तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है। जो मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह का एग्जांपल आपको देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि तभी तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसके अंदर गैस डिजोल्व हो रखी होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम कार्बोनिक ड्रिंक्स बोलते हैं उनको। तो 141 के लिए 1 सोल्यूबिलिटी गैस की बढ़ती है टेम्परेचर के डिक्रीज करने से, इसलिए उनको फ्रिज में लगा देते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह को। 141 1। उसके बाद 142 द रेडियल फंक्शन आर एल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो दो फंक्शंस होते हैं हमारे, एक रेडियल फंक्शन होता है, एक एंगुलर फंक्शन होता है। तो जो रेडियल फंक्शन होता है वो हमारा डिपेंड करता है एन और एल पर, और एंगुलर फंक्शन हमारा फिर एम पर डिपेंड करता है। तो हमें तो रेडियल के बारे में बताना है, तो 142 के लिए क्या आंसर आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। उसके बाद 143 टर्मिनल एल्कीन्स गिव्स प्राइमरी एराइल बोरेन्स विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्केलाइन H2O2 गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। हाँ, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर एल्कीन्स टर्मिनल पर है ना, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, देखो मैं करके बता देता हूँ जिसको इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे तो, जैसे मान लो कुछ इस तरह से है, यहाँ एल्कीन है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पर एल्कोहल बनता है OH और यहाँ H। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता ही लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे है, ठीक है नहीं है, बात क्लियर है नहीं क्लियर है। तो ये बात ठीक है। द अबव ओवरऑल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अकर बाय सिस एडिशन। हाँ, क्योंकि H और BH2 की जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, H और इस तरफ BH2, वो सेम साइड में बनती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सिस एडिशन। ये भी ठीक है और आपका ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो 143 के लिए दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है, बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर ट्रू। 143 के लिए 1 आ जाएगा। 144 विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, देखो मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इजीली नहीं हो पाता। अगर हम आयनिक कंडक्टेंस की बात करते हैं वो तो बढ़ती है, क्योंकि वहां आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं। मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो 144 के लिए हमारा आंसर 2 आ गया। 145 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। अगर इस केस के अंदर हम बात करें तो देखो HF है, फिर आपका HCl है, फिर आपका HBr है, फिर आपका HI है। तो इस केस में अगर हम फेजांस रूल लगाएं तो F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस, ऐसा कुछ है जी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जितना बड़ा साइज है तो उसका पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन I माइनस का सबसे ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो HI में कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा किस में होगा, HF में होगा। तो फेजांस रूल के अकॉर्डिंग 145 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये आपको मतलब अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे, बट 145 के लिए सेकेंड आंसर आ गया, क्योंकि I माइनस एक बड़ा साइज है तो आयन का पोलराइजेशन ईजिली हो जाएगा, और पोलराइजेशन जो होता है अगर ज़्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपका बढ़ता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो आयनिक कैरेक्टर कम होता है। तो आयनिक कैरेक्टर HI के अंदर अगर कम हो गया
तो एच एफ के अंदर बढ़ गया। तो 145 के लिए करेक्ट आंसर हमारा 4 आ जाएगा। 146 146 as the atomic number increases the ionic radii of tri positive lengthenoid ions। अब देखो लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो आयनिक रेडियाई आपकी ट्राई पॉजिटिव लेंथेनोइड आयंस के लिए डिक्रीज करती है और रेगुलर डिक्रीज करती है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आ गई। 146 के लिए 1 आ गया। 147 द परमिसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n इज इक्वल टू 4 विल बी। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। तो 2 इंटू एन की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो आपका आंसर आ जाएगा 147 के लिए 3। ईजिली है, ईजी है, मतलब ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में लास्ट में फॉर्मूला गिवन है। उसके बाद 148 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। अब NaCl का यहाँ पर मोलिकुलर वेट है वो 58.5 होता है, डिजोल्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मोलिकुलर वेट 18 ग्राम होता है। मोल फ्रैक्शन निकालना NaCl का। अब देखो NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे मोल्स ऑफ NaCl डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यही तो होता है। तो पहले मोल्स निकाल लो। तो अगर हम NaCl के मोल्स निकालेंगे कि मोल्स ऑफ NaCl हमारे कितने आए, तो 5.85 वेट बाय 58.5 मोलिकुलर वेट, तो 0.1 आ जाएंगे। 0.1 मोल्स हमें NaCl के मिले। उसके बाद 90 ग्राम पानी है, तो 90 बाय 18 5 मोल पानी के मिले। तो हमें NaCl के लिए निकालना है ना, तो मोल्स ऑफ NaCl 0.1 और 0.1 प्लस 5, तो 0.1 बाय 5.1, तो सबसे छोटा कौन है, 0.0196 इसका आंसर आ जाएगा। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप टू डाउन, जो आपने एक कमेंट किया है ना किसी ने कि टॉप टू डाउन आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है ना, वो आपको काउंटर आयन कौन है वो देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट कौन सा लग रहा है वो देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव आयन सेम है या नेगेटिव आयन सेम है। अब यहाँ पॉजिटिव आयन सेम था, पॉजिटिव आयन सेम था आपका, H+ सब में सेम था, तो हमने डिफरेंट वाले को देखा। जब आप मेटल्स की तरफ जाते हो ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम, तो वहां पॉजिटिव आयन चेंज हो रहा होता है आपका और नेगेटिव मान लो सेम रहता है, तो उस केस में फिर डिफरेंट आ जाता है। तो फेजान्स रूल उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, ना कि सिंपली हम ये बोल दें कि लेफ्ट टू राइट या टॉप टू डाउन आयनिक करैक्टर डिक्रीज होता है, कोवेलेंट बढ़ता है, तो वो गलत है, बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। 149 अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इज। अब देखो पहले इसमें क्या करना होता है, स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंग ही लगता है आपका, हमें बेसिकली जेड अफेक्टिव निकालना होता है। तो जेड अफेक्टिव बेसिकली क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है हमारा वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ अफेक्टिवली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा होता बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी इंटरेक्शंस हैं वो बहुत कम होती हैं। तो हमें फिर अफेक्टिवली जो न्यूक्लियस कितना आपका फील्ड एक्सपीरियंस कर पा रहा है, चार्ज एक्सपीरियंस कर पा रहा है, वो निकालते हैं, और वो निकालने के लिए आपका स्लेटर्स रूल लगता है। अब स्लेटर्स रूल को वैसे तो अलग से पूरा समझाना पड़ता है, बट फिर भी हम थोड़ा सा एक बार शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। तो हमारे पास Z यानी कि पोटेशियम की एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हमारा पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपके पास हो जाएगा 20, ठीक है। नहीं है, इज इट ओके। तो माइनस, तो यहां पर क्या होगा, सिग्मा निकालना है हमें। अब सिग्मा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p6 और आपके पास 4s2, ऐसा ही है। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इसके अकॉर्डिंग यहां देखो, तो यहां हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे कि ये एक ग्रुप हो गया, फिर एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया, मतलब इसमें ऐसे ग्रुप बनते हैं S और P के। तो अब जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो आपके पास, हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, मतलब हम जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो जो आउटर मोस्ट S है उसका कितना मानते हैं, 0.35, तो एक के लिए आपका 0.35 हो जाएगा,
फिर उससे नीचे वाले ग्रुप के लिए n-1 के लिए हमारा 0.85 हो जाएगा, उसके लिए हमारा 0.85 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा आपका 0.85। तो ये हमारे पास 0.85। अच्छा 4s में 2 तो नहीं आने चाहिए, ये गलत लिख दिया मैंने आपका। यहाँ z माइनस सिग्मा करके, z इफेक्टिव z माइनस सिग्मा करके हमारा z 19 आएगा, तो 19 के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। ये मैंने गलती से इसको 2 कर दिया काउंट, तो हमारा 4s1 आ जाएगा। ठीक है, अब 4s1 के अकॉर्डिंग इसमें तो फिर 0 होंगे, तो आपका 0.35 में तो 0 है, प्लस 0.85 में आपके कितने हो गए 8 का कंट्रीब्यूशन, और 10 में आपका 1 का कंट्रीब्यूशन। तो 10 प्लस 8 गुना 0.85 कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो एक बार। 8 गुना 0.85 6.8 हो गया, तो ये हमारा आया 6.8। तो 16.8 हो गया, माइनस 16.8 आप कर दो तो ये आ जाएगा 2.2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, 149 के लिए 1 विच इज 2.2। तो ऐसे करना है ये, मतलब बेसिकली आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक माइनस करके, क्योंकि उसका खुद का तो आप चेक ही कर रहे हो ना कि कितना एक्सपीरियंस वो फील करेगा, तो उसमें से माइनस कर दो 1। तो एक में से माइनस किए तो 0 बच गए, तो आउटर मोस्ट में 0, फिर n, ये इसको n मान लेंगे, इसको n-1 मान लेंगे, इसको n-2। तो n-1 में 0.85 का कंट्रीब्यूशन एक इलेक्ट्रॉन का, ऐसे ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन है, और n-2 में 10 इलेक्ट्रॉन है और 1 का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो टोटल सिग्मा जो यहाँ से निकल के आया वो 16.8 आ गया, फिर 2.2 आपका आ जाएगा, 149 के लिए 1 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कोवलेंट, हमारा सबसे कम कोवलेंट कौन है। अब इसमें भी आपको स्लेटर्स रूल लगाना है कि वेनेडियम पर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ वेनेडियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ वेनेडियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और यहाँ वेनेडियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है आपकी। ठीक है या नहीं है, क्योंकि 3 Cl और 1 ऑक्सीजन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो किसके केस में आ रही है, वो 4th के केस में आ रही है। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगी उतना ही कैटायन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवलेंट करेक्टर वहाँ ज़्यादा होगा। तो सबसे कम कोवलेंट करेक्टर वहाँ होगा जहाँ पर कैटायन हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव चार्ज कम है। तो इसके लिए आंसर क्या आ गया, 1 आ गया आपका। तो यहाँ इस तरह से फेजांस रूल को लगाते हैं। देखो 2 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीटली फेजांस रूल पर ही आ गए, तो फेजांस रूल आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जी। ऐसे हमारा 150 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। किसी को फिर भी किसी क्वेश्चन में लगे कि एक्सप्लेनेशन सही से समझ नहीं आई, या मान लो कि क्योंकि क्या होता है कि यहाँ तो मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, फिर भी कोई कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप डिस्कस करके मुझे बता सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा।